हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षल पुजारी है और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग बॉटनिस्ट पर, जहां पे हम हमारे मदर सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में कुछ नई चीज़ें, कुछ नए फैक्ट्स जानेंगे। अगर आपने हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले देख लें, जिससे कि पार्ट 2 समझने में आसानी होगी। पार्ट 1 का लिंक आई बटन में दिया हुआ है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे पी प्लांट के बारे में, पी प्लांट के फ्लावर के बारे में। पी प्लांट या पाइसम सटाइवम का फ्लावर बहुत ही यूनिक है। पाइसम सटाइवम पैपिलोनेशियस कोरोला को रिप्रेजेंट करता है। पैपिलोनेशियस कोरोला में सारे पेटल्स का साइज़ एंड शेप डिफरेंट होता है। इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे बड़े पेटल को स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोलते हैं। उनके बाद आते हैं विंग्स या एले, लास्ट में आता है कील या करीना। एंड्रोशियम भी बड़ा यूनिक है। यहाँ पे एक बड़ा ही यूनिक कंडीशन दिखाता है, जिसको हम लोग डायअडाल्फस कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे स्टेमेंस दो ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे 9+1 का अरेंजमेंट देखने मिलता है, जहाँ पे 9 स्टेमेंस एक ग्रुप में है और एक स्टेमेन अकेला होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार NEET के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि स्टेमेन का कंडीशन क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या होता है और उनका नंबर्स क्या है। अगर आप ध्यान दें तो पैपिलोनेशियस कोरोला इसेंशियल फ्लोरल अपेंडेजेस, जैसे कि हमारा एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, को छुपा कर रखता है, जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे सेल पॉलिनेशन को प्लांट ज़्यादा इनकरेज करता है। बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के बारे में। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि पी प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। अब मेंडल का ध्यान सबसे पहले पी प्लांट के हाइट पर गया था। उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि ये जो हाइट का कैरेक्टर है ये दो वर्जन्स में आता है, एक टॉल दूसरा ड्वार्फ। मेंडल ने सबसे पहले प्योर लाइंस डेवलप किए। अब प्योर लाइंस क्या होता है? प्योर लाइंस का मतलब है वो कैरेक्टर जिसे कंट्रोल करने वाले एलील होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं फिर से बता दूं कि होमोजाइगस उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे दोनों एलील जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दोनों एलील जो है वो सेम टाइप के हैं और ये साथ में होते हैं, जैसे कि कैपिटल TT और स्मॉल TT। ये होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मेंडल कैसे पता कर लेते थे कि ये जो टॉल प्लांट है ये होमोजाइगस कंडीशन में या ये प्योर लाइन को रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए मेंडल क्या करते थे कि उस प्लांट के फ्लावर को उस प्लांट को नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ देते थे। अब क्या होता था कि नेचुरल पॉलिनेशन, जैसा हम लोगों ने पीछे इसके फ्लावर्स को देखे, पैपिलोनेशियस कोरोला, और ये कैसे कंसील करता है सारे एसेंशियल फ्लोरल अपेंडेजेस को। इस वजह से क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ईजिली हो जाता था। अब मेंडल क्या करते थे कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद में अब इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, आगे सीड फॉर्मेशन होगा। सीड फॉर्मेशन होने के बाद इन सीड्स को वापस से ग्रो करते थे। वो करने के बाद उनके हाइट को मेजर करते थे, फिर से उन लोग को फ्लावरिंग, फिर से वो फ्लावरिंग के लिए छोड़ते थे, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन, और ऐसा लगभग 3 to 4 जनरेशन तक किया जाता था। सीड्स ग्रो करना, फिर से उनको पॉलिनेशन के लिए छोड़ देना, सीड फॉर्मेशन, ग्रोइंग, सीड फॉर्मेशन, ऐसे 3 to 4 जनरेशन तक किया जाता था। अब ये मेंडल इसलिए करते थे क्योंकि ये उनको श्योरिटी चाहिए थी कि जिस कैरेक्टर के साथ वो काम कर रहे हैं क्या वो होमोजाइगस है या प्योर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या प्योर है, उस कैरेक्टर के लिए वो प्योर है। सबसे सिंपल समझाने का मतलब है कि क्या वो प्योर है। तो जैसा उन्होंने टॉल हाइट के साथ में किया, वैसे ही वो ड्रॉप वाले के साथ भी वैसे ही कर रहे थे। 3 to 4 जनरेशन्स, फिर वापस से ग्रो करना, और ऐसे करते करते क्या हुआ कि मेंडल के पास अब प्योर लाइन्स डेवलप हो चुके थे। प्योर लाइन्स टॉल कैरेक्टर के लिए भी और ड्रॉप कैरेक्टर के लिए भी। अब मेंडल का दूसरा एम क्या था? मेंडल का अब दूसरा एम ये था कि अगर टॉल प्लांट को अगर वो ड्रॉफ के साथ क्रॉस करते हैं तो प्रोजेनीज में कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, ये उनका दूसरा एम था। अब मेंडल ने दोनों एलील वाले कैरेक्टर्स, टॉल होमोजाइगस एंड ड्रॉफ होमोजाइगस का प्योर लाइन डेवलप कर लिया था। अब जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि पी प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, जहाँ पे दोनों भी एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स जो है वो एक ही साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो अब मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि टॉल एंड ड्रॉफ के प्योर लाइंस में से उन्होंने सबसे पहले मदर सोर्स को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने टॉल प्लांट वाले को
या टॉल कैरेक्टर वाले को मदर सोर्स सिलेक्ट किया और ड्रॉफ वाले को फादर सोर्स सिलेक्ट किया था। टॉल प्लांट के फ्लावर्स जो थे मेंडल ने क्या किया, उनको इमैस्कुलेट किया। अब इमैस्कुलेट या इमैस्कुलेशन क्या होता है? इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ स्टेमेन फ्रॉम फ्लावर बड बिफोर एंथेसिस। जब फ्लावर बड कंडीशन में होते हैं तो मेंडल्स क्या किया करते थे कि मेंडल उनमें से स्टेमेन्स को निकाल लेते थे। अब इस प्रोसीजर को इमैस्कुलेशन बोला जाता है और मेंडल ये जो रिमूवल है स्टेमेन्स का वो फोर्सेप्स से करते थे, जिसको हम लोग फोर्सेप इमैस्कुलेशन या हैंड पिक इमैस्कुलेशन भी बोल सकते हैं। अब मेंडल ये क्यों करते थे? जैसे ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि मेंडल का एम ये था कि अगर टॉल प्लांट को ड्रॉफ के साथ क्रॉस करे तो प्रोजेनीज में कौन से कैरेक्टर्स आएंगे, और ये एम अचीव करने के लिए उन्होंने दोनों जो प्योर लाइंस थे टॉल और ड्रॉफ वाले, उनमें से एक को सबसे पहले मदर सोर्स सिलेक्ट कर लिया। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे मदर सोर्स क्या था? टॉल प्लांट मदर सोर्स था। तो ऑब्वियस है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला था, तो इसके स्टेमेंस की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें से जो चीज़ ज़रूरी था वो सिर्फ गाइनोशियम था। तो ये प्रोसीजर से इमैस्कुलेशन से क्या हो गया कि जो नेचुरली बाइसेक्सुअल था वो अब आर्टिफिशियली यूनिसेक्सुअल हो गया। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टॉल प्लांट था जिसको मेंडल ने एज ए मदर सोर्स सिलेक्ट किया था, इमैस्कुलेशन के बाद में ये अब पिस्टिलेट फ्लावर बन चुका है। अब इमैस्कुलेशन के बाद में मेंडल क्या करते थे कि किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो। इसका मतलब अगर देखो कैसा पोलन ग्रेन बहुत छोटा होता है और ये हवा पाउडर से भी छोटा पाउडर के फॉर्म में दिखता है कभी कभी, तो ये हवा में उड़ते रहता है। तो अनवांटेड पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन ना हो जाए, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखा करते थे मेंडल। इसीलिए मेंडल क्या करते थे, अब कि एक बार इमैस्कुलेशन हो गया तो वो एक पेपर बैग बनाते थे और उस फ्लावर के ऊपर जिसका इमैस्कुलेशन वो कर चुके हैं उसके ऊपर वो लगा देते थे। अब मेंडल ये जो इमैस्कुलेशन का प्रोसेस है इसे भी एक प्लांट के साथ नहीं करते थे। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ था इसमें वो डेली बेसिस पे शायद बहुत सारे प्लांट करते थे, शायद 50-40 या उससे भी ज़्यादा शायद करते थे। इस वजह से कभी कभी ये ध्यान में रखना मुश्किल हो जाता था कि भाई कौन से फ्लावर को कब इमैस्कुलेट किया है। तो इसलिए वो क्या करते थे कि एक बार इमैस्कुलेशन हो गया उसके ऊपर एक पेपर बैग लगा दिया, अब नीचे एक टैग लगाया करते थे। वो उस टैग में लिखते थे कि भाई ये प्लांट को उन्होंने ये डेट पर इमैस्कुलेट किया है, जिससे उनको ध्यान में रहता था कि हाँ भाई जो पॉलिनेशन वाला क्रॉसिंग के लिए, अब जो पॉलिनेशन वाले प्रोसेस के लिए जो फ्लावर उठाने हैं वो कौन से उठाने हैं। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे वो इमैस्कुलेशन के बाद में बैग लगाया करते थे, इसको बैगिंग बोला जाता है, और एक छोटा टैग लगा देते पेपर को, उसको टैगिंग बोला जाता है। अब मेंडल के पास सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी थी और उन्होंने सारी चीज़ों को अलाइन कर लिया था। अब बारी आती है क्रॉसिंग की। मेंडल ने टॉल होमोजाइगस को ड्रॉफ होमोजाइगस के साथ क्रॉस किया। उन्होंने ड्रॉफ प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स लिए और टॉल प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे डस्ट किया। ये सारी क्रॉसिंग को अगर सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा जैसा इमेज में दिखाई दे रहा है। दो पेरेंट्स, एक टॉल होमोजाइगस दूसरा ड्रॉफ होमोजाइगस, मदर सोर्स टॉल एंड फादर सोर्स ड्रॉफ, दोनों को सिंबल से भी दिखाया गया है जिससे कि समझने में और आसानी हो जाती है। दोनों पेरेंट्स से गैमेट्स डेवलप हुए और इन गैमेट्स को प्यूनिट स्क्वायर या चेकर्स बोर्ड में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया गया। रेजिनाल्ड प्यूनिट ने ये सिस्टमैटिक तरीका दिया था जिससे कि गैमेटिक यूनियन एंड पॉसिबल प्रोजेनी कॉम्बिनेशन को दिखाया ईजिली जा सकता है। प्यूनिट स्क्वायर या चेकर्स बोर्ड में मदर सोर्स से लिए हुए गैमेट्स को वर्टिकली अरेंज किया जाता है एंड फादर सोर्स से लिए हुए गैमेट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाता है। सो पॉसिबल प्रोजेनीज 4 है और उनका फिनोटाइप या फिजिकल अपीयरेंस टॉल है एंड जीनोटाइप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल T स्मॉल t में है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेंडल को सीड्स देखकर ये पता नहीं चलता था कि ये टॉल फिनोटाइप वाले होंगे या ड्रॉफ वाले होंगे। वो सिंपल वो क्या करते थे, इनको ग्रो करते थे और ग्रो करने के बाद उनको समझ जाता था कि भाई ये टॉल फिनोटाइप दिखाएंगे या ड्रॉफ फिनोटाइप दिखाएंगे। क्योंकि ये क्रॉस को चेकर बोर्ड या प्यूनिट स्क्वायर के थ्रू दिखाया हुआ है इसलिए बताना थोड़ा ईजी हो जाता है। सो रिजल्ट क्या है, ऑल प्रोजेनीज विद टॉल फिनोटाइप एंड
कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल जीनोटाइप। मेंडल ने इनिशियली ये सोचा कि शायद मदर सोर्स टॉल होमोजाइगस को सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए शायद प्रोजेनिस टॉल फिनोटाइप के साथ पैदा हुए। मैं एक चीज़ बता दूं कि मेंडल को ये पता नहीं था कि प्रोजेनिस हेट्रोजाइगस टॉल है। अब मेंडल ने क्या किया, रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है कि अब ड्वार्फ प्लांट मदर सोर्स हो जाएगा और टॉल प्लांट फादर सोर्स। अब मेंडल ने ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर को इमैस्कुलेट किया, बैगिंग एंड टैगिंग कर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। क्रॉसिंग के बाद जब रिजल्ट्स आए तो ये बहुत सरप्राइजिंग था इवन मेंडल के लिए भी। Irrespective of the fact whether tall plant is used as mother source or dwarf plant is used as mother source, the progenies shows tall phenotype. मदर सोर्स टॉल प्लांट को ले या ड्वार्फ प्लांट को ले, प्रोजेनिस टॉल ही रहे, फिनोटाइप टॉल ही रहा, जीनोटाइप हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में था। अब मेंडल ने ये कंक्लूड कर लिया कि प्रोजेनिस में जो एलील कॉम्बिनेशन है उसमें से जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को सप्रेस कर देता है, इसीलिए F1 जनरेशन में फिनोटाइप टॉल आता है। इस रिज़ल्ट को मेंडल ने फर्स्ट लॉ या उनके लॉ ऑफ डोमिनेंस के फॉर्म में बताया। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच अपीयर्स इन F1 जनरेशन is called dominant and the one which is suppressed is called recessive. एलील दोनों ही थे F1 जनरेशन के प्रोजेनीज में। जिस एलील के कैरेक्टर्स F1 जनरेशन के प्रोजेनीज में दिखाई दिए वो एलील डोमिनेंट है, और जो एलील प्रेजेंट तो है लेकिन उसके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं होते F1 जनरेशन में, उसको रिसेसिव बोला जाता है। एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि पेरेंट्स होमोजाइगस थे बट प्रोजेनीज हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले थे। F1 जनरेशन के प्रोजेनीज को मोनोहाइब्रिड भी बोला जा सकता है। मोनोहाइब्रिड का मतलब है इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर वन पेयर ऑफ एलील, और यहाँ सारे प्रोजेनीज हाइट कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। यहाँ तक कि ये बताना सही है कि जिस क्रॉसिंग से मोनोहाइब्रिड्स डेवलप होते हैं उन्हीं को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है, जो यहाँ पे टॉल होमोजाइगस क्रॉस विद ड्वार्फ होमोजाइगस का है। अब मेंडल ने जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स थे उनको सेल्फिंग और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया। मेंडल अब क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि अब F1 जनरेशन के प्रोजेनीज टॉल है, मदर सोर्स एंड फादर सोर्स दोनों भी टॉल है, तो प्रोजेनीज भी टॉल कैरेक्टर ही दिखाने चाहिए। बट जब क्रॉसिंग हुआ और प्रोजेनीज डेवलप हुए F2 जनरेशन के, तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ चेंज हो गया था। 3 प्रोजेनीज टॉल हाइट के थे एंड एक प्रोजेनीज ड्वार्फ हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। रिजल्ट की बात करें तो जीनोटाइप कैपिटल टी टी इज इक्वल टू 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉल टी टी इज इक्वल टू 1। यानी अगर क्लियरली और इजी तरीके से समझाए तो होमोजाइगस टॉल 0-1 था, हेट्रोजाइगस टॉल 0-2 था और होमोजाइगस ड्वार्फ 0-1 था। जीनोटाइप रेशियो बनता है 1:1 का। एंड फिनोटाइप की बात करें तो टॉल हाइट वाले प्रोजेनीज 3 है, वेराज ड्वार्फ हाइट वाले प्रोजेनीज 1 था। फिनोटिपिक रेशियो भी अलग था, 3:1 का बनता है। अब F2 जनरेशन का जीनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो वेराज फिनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो ये टोटली अलग था F1 जनरेशन से। मेंडल ने अब ये कंक्लूड किया कि एलील कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एलील एलिलिक पेयर में होने पर साथ रहते हैं, बट जब गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस आता है ये एलील सेग्रीगेट या सेपरेट होते हैं और इनके पास वो फ्रीडम होता है कि ये नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इस कंक्लूजन को मेंडल ने अपने सेकेंड लॉ के फॉर्म में बनाया, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एलिलिक पेयर in a hybrid remain together without mixing with each other and separate or segregate during gamete formation. Thus, gamete receive only one of the two factors and are pure for a given trait. Therefore, it is also known as law of purity of gametes.
अब मेंडल ये पता कैसे कर लेते थे कि एलील होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है? इसको जानने के लिए मेंडल टेस्ट क्रॉस किया करते थे। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप को जानना हो तब ऑफस्प्रिंग को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है और इनके प्रोजेनी के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि एलील होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। सो इसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। बहुत बार ये देखा गया है कि बार बार क्रॉसिंग करने से कुछ इंपॉर्टेंट इवन हाई यील्डिंग कैरेक्टर्स जो है वो भी स्किप हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये कैरेक्टर्स को फिर से लाने के लिए किया जाता है बैक क्रॉस। अब मैं बता दूं कि टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस में थोड़ी सिमिलरिटी है। अब दोनों में ही प्रोजेनिस को पेरेंट से क्रॉस किया जाता है, बट जब हम लोग टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं तो इतना ध्यान में रखें कि स्पेसिफिकली टेस्ट क्रॉस के टाइम पर जो क्रॉस होता है प्रोजेनी को जो हम लोग क्रॉसिंग करते हैं उसमें जो पेरेंट है वो हमेशा रिसेसिव होता है। और रही बात बैक क्रॉस की, तो बैक क्रॉस में पेरेंट रिसेसिव भी हो सकता है या डोमिनेंट भी हो सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट बार बार दिया जाता है कि टेस्ट क्रॉस इज़ अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज़ नॉट ऑलवेज अ टेस्ट क्रॉस। फिर से बता दूं कि टेस्ट क्रॉस में प्रोजेनी या इंडिविजुअल के जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए ये किया जाता है। एंड बैक क्रॉस सिर्फ यील्ड बढ़ाने और कोई कैरेक्टर जो प्लांट से स्किप हो चुका है, निकल चुका है, उसको फिर से लाने के लिए किया जाता है। मेंडल अब तक सिंगल कैरेक्टर के साथ स्टडी कर रहे थे, अब उन्होंने 2 कैरेक्टर्स के साथ स्टडी करना स्टार्ट किया। ये 2 कैरेक्टर्स थे सीड कलर एंड सीड टेक्सचर। यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों को ही दिखाया हुआ है। येलो सीड विद राउंड टेक्सचर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसके एलील है कैपिटल YY कैपिटल RR, whereas ग्रीन सीड विद रिंकल टेक्सचर ये रिसेसिव कैरेक्टर है जिसके एलील है स्मॉल YY स्मॉल RR। अब मेंडल ने इनके प्योर लाइन्स डेवलप किए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेंडल 3 to 4 जनरेशन तक सेल्फिंग करवाते थे और जब ये श्योरिटी आ जाए उनको कि ये कैरेक्टर्स प्रोजेनीज में कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहे हैं, तब वो ये कंक्लूड करते थे कि भाई ये प्योर लाइन या थ्रू ब्रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से मेंडल ने प्योर लाइन येलो सीड विद राउंड टेक्सचर एंड ग्रीन सीड विद रिंकल टेक्सचर इनके डेवलप किए। जैसे कि हम लोग ने टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट के एग्जाम्पल में देखा था कि उन्होंने प्योर लाइन्स डेवलप किए, उसके अंदर मदर्स को सिलेक्शन किया, उसके अंदर में इमैस्कुलेशन हुआ, बैगिंग हुआ, टैगिंग हुआ और फाइनली क्रॉसिंग हुआ। तो सेम टाइप का प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई होता है। यहाँ पे भी सेम हुआ था, मदर्स को सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग और फाइनली क्रॉसिंग हुआ। मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स के साथ वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो गैमेट्स होंगे, ये गैमेट्स में दोनों ही कैरेक्टर के एलील इक्वली आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि कैपिटल Y कैपिटल R का एक गैमेट है, उसके में स्मॉल y स्मॉल r का एक गैमेट है। अब अगर हम लोग F1 जनरेशन को देखें तो F1 जनरेशन के प्रोजेनीज सिमिलर टाइप का पैटर्न दिखाता है जैसे कि हम लोग ने टॉल एंड ड्वार्फ के क्रॉसिंग में देखा था। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो डोमिनेंट एलील का देखा गया है। तो यहाँ पे जैसा दिखाई दे रहा है, कैपिटल इतना ध्यान में रखना है कि जेनेटिक्स में कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल R बोला हुआ है, इसका मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर ही है। लेकिन कैसा था कि जब मेंडल काम करते थे तो मेंडल को जीनोटाइप दिखाई नहीं देता था, वो एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो प्रोजेनीज दिखाते थे उसके बेसिस पे वो कंक्लूड किया करते थे। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसा हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये जो F1 जनरेशन है जो क्रॉसिंग से डेवलप हुआ है, क्रॉस बिटवीन येलो सीड राउंड टेक्सचर एंड ग्रीन सीड रिंकल टेक्सचर, इनके प्रोजेनीज जो है वो 4th है और इनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन था वो था येलो सीड राउंड टेक्सचर। रही बात जीनोटाइप की तो कैसा होगा, यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो ऐसे टोटल 4 प्रोजेनीज डेवलप हुए थे। अब ये प्रोजेनीज को डायहाइब्रिड बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस फॉर 2 पेयर ऑफ एलील है। अगर आप यहाँ के प्रोजेनीज को देख पा रहे हैं तो प्रोजेनीज का जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ज़रा ध्यान से देखिए। तो वो कॉम्बिनेशन कैसा है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इस टाइप का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर है और ये एलील जिस कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, बराबर कि नहीं, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। सो इसी चीज़ को हम लोग डायहाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब मेंडल ने येलो सीड राउंड टेक्सचर हेटेरोजाइगस F1 प्रोजेनीज को सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया। मैं बता दूं कि यहाँ पे टोटल 8 गैमेट्स बनते हैं। कौन कौन से, कैपिटल Y कैपिटल R के 2 गैमेट,
कैपिटल वाई स्मॉल आर के 2 गैमेट, स्मॉल वाई स्मॉल आर के 2 गैमेट एंड फाइनली स्मॉल वाई स्मॉल आर के 2 गैमेट। इनको बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से प्यूनिट स्क्वायर या चेकर्स बोर्ड में अरेंज किया गया है और प्रोजेनीज आपके सामने है। इनका नंबर टोटल 16 है। अब रिजल्ट्स की बात कर ले तो बहुत वेरिएशन देखने मिल रहा है यहाँ पे। कुछ कॉम्बिनेशन पैरेंटल है, पेरेंट्स की तरह है, तो कुछ कॉम्बिनेशन नए हैं। सो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से है कि F2 जनरेशन में टोटल 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप देखने मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पे जीनोटाइप आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब जीनोटाइप की बात कर ले तो कौन कौन से टाइप के जीनोटाइप यहाँ पे डेवलप होते हैं। कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर फर्स्ट, कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर सेकेंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आर थर्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर फोर्थ, कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर आर फिफ्थ, कैपिटल वाई स्मॉल आर आर सिक्स्थ, स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर आर सेवेंथ, स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एट्थ एंड फाइनली स्मॉल वाई स्मॉल आर आर ये नाइन्थ। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो रेशियोज इस तरीके से बनता है 1:2 4 1 2 1 2 1। मैं बता दूं कि यहाँ पे बीच बीच में क्या होगा, इस टू आएगा, तो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 टोटली अगर आप ध्यान दे तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये ध्यान में रखना है कि इसी टाइप का जीनोटाइपिक रेशियो हम लोग को दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग फिनोटाइप की तरफ। तो फिनोटाइप यहाँ पे डोमिनेंस, ये जो डोमिनेंस है इसकी वजह से ये ज़्यादा नहीं दिखा रहा। ये यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप के फिनोटाइपिक पैटर्न देखने मिलता है हम लोग को, और वो है येलो सीड राउंड टेक्सचर, येलो सीड रिंगल टेक्सचर, ग्रीन सीड राउंड टेक्सचर एंड ग्रीन सीड रिंगल टेक्सचर। एंड फिनोटिपिक रेशियो की बात कर ले तो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1 का। सो अब ये जो कंक्लूजन निकला है, मेंडल ने इसको उनके नेक्स्ट लॉ के फॉर्म में बताया, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब 2 पेरेंट्स जो कि होमोजाइगस थ्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर 2 कैरेक्टर्स, और इनको जब आप क्रॉस करते हो तो जो एक्सप्रेशन है एक कैरेक्टर का वो दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब ये हम लोग ने क्रॉसिंग से देखा है कि येलो सीड अराउंड टेक्सचर, ये 2 कैरेक्टर्स हैं, ये अपने एक्सप्रेशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए जब इनके F2 जनरेशन आए तो कुछ ऐसे भी प्रोजेनीज थे जिनके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन थे जो नए थे। जैसे फॉर एग्जांपल येलो सीड रिंगल टेक्सचर, ग्रीन सीड अराउंड टेक्सचर। अगर आप ध्यान दें तो कॉम्बिनेशन कैसा था, येलो सीड अराउंड टेक्सचर का था और ग्रीन सीड रिंगल टेक्सचर का था। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया है ये यही क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन है। ये बता रहा है, चीख कर बता रहा है कि एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर पे एक्सप्रेशन के लिए, प्रोजेनीज में एक्सप्रेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं रहता। क्योंकि अगर डिपेंडेंट रहता तो प्रोजेनीज 16 नहीं आते, और प्रोजेनीज वही आते या उसी टाइप के आते जहाँ पे येलो सीड अराउंड टेक्सचर वाला प्रोजेनीज या इस टाइप का एलील आता, तो फिर वही एक्सप्रेस होता, नहीं तो एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग प्रोजेनीज को देखें तो कॉम्बिनेशन कुछ नए भी बने हैं यहाँ पे। कैसे बने हैं? कॉम्बिनेशन येलो सीड रिंकल टेक्सचर वाला भी बना है, कुछ कॉम्बिनेशन ग्रीन सीड राउंड टेक्सचर वाला भी बना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दूं कि जिस क्रॉस से मोनोहाइब्रिड्स डेवलप होते हैं उन क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। टॉल हाइट एंड ड्रॉप हाइट, इनके क्रॉसिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग हुआ था और उसी से ऑब्वियस है हमारे प्रोजेनिस डेवलप हुए थे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते थे, जहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशन देखने मिला था हम लोग को। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड बोलते हैं, और ये जिस क्रॉस से डेवलप होता है इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। वैसे ही डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद डेवलप होते हैं डाइहाइब्रिड। सो येलो सीड अराउंड टेक्सचर का क्रॉस जब हम लोग ग्रीन सीड रिंकल टेक्सचर के साथ करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है?
हम लोग को डायहाइब्रिड मिलता है। तो ऑब्वियस है ये जो क्रॉसिंग है, इनके क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इनके क्रॉसिंग को बोला जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस।